बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इकरा रशीद, लेक्चरर बॉटनी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो हमने आज से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी का लेक्चर थर्सडे से सैटरडे मैं डिलीवर किया करूँगी, जबकि रिमेनिंग मंडे टिल वेडनेसडे यही लेक्चर आपको मिस ज़हरा डिलीवर किया करेंगी। तो एज़ आई नो कि आप लोग चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो उसमें थोड़ा सा अगर हम रिवाइज़ करें तो कोऑर्डिनेशन में आपको पता है कि बेसिकली हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स शो करना, ये सारा जो है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और इस कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें तो हम एग्ज़ाम्पल ये पढ़ते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। लाइक अगर लेग्स हमारी काम कर रही हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो लेग्स के साथ साथ हमारे लेग्स के मसल्स, फिर हमारा हार्ट जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा है, हमारे लंग्स जो उसमें ऑक्सीजन फिल करके दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेशन का हिस्सा हैं। हर ऑर्गेनिज़म के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल हो, प्लांट्स हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हो और मल्टी सेलुलर, हर एक के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज़म की सर्वाइवल के लिए कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। अब हमने बात की कि हर ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्स करता है, तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्सेस शो करते हैं एनवायरनमेंट को। और उन प्लांट्स के रिस्पॉन्सेस में अगर हम देखें तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दिया जाता है। व्हाट इज़ स्टिमुलस? स्टिमुलस को अगर आप देखें तो ये कोई भी एक्सटर्नल चेंज हो सकता है, कोई इंटरनल चेंज हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी में। लाइक हीट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो पेन है, या इस तरह का कोई भी स्ट्रेस जो है वो स्टिमुलस के अंदर आता है। अब स्टिमुलस में अगर आप देखें तो दो तरह से प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। नंबर वन, वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अप्रोप्रिएट वे से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और नंबर टू, वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और उनके अंदर क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके अंदर क्या चीज़ है, हार्मोन्स हैं, जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं और इनको हम ग्रोथ हार्मोन्स का नाम भी देते हैं। अब ये जो हमारे अंदर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व है वो क्या है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि अगर हम बात करते हैं अपने प्लांट्स की, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व है वो जो है वो है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो प्लांट्स जब भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस में रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उसमें पहला जो है वो है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट में 4 बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब उन 4 बेसिक चीज़ों में जो सबसे पहले चीज़ है वो है लाइट, सेकंड वन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन है वाटर एंड फोर्थ वन है वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये इन चारों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी डेफिशिएंट है तो प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स शो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगा और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट के अंदर जो बेसिकली स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि इन चारों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी कम होना एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल, प्लांट को वाटर डेफिशिएंसी है, प्लांट जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है वहाँ वाटर नहीं मिल रहा उसको प्रॉपरली, तो वो विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ये उसका एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। इसको उसने रिस्पॉन्स शो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी मिसिंग है, एब्सेंट है, तो उसकी हेल्थ और सर्वाइवल दोनों इफ़ेक्ट होती हैं। अब प्लांट जो है वो डिफरेंट सिम्टम अपीयर करके अपने रिस्पॉन्स को शो करता है इन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास है इटाइलेशन का प्रोसेस। इटाइलेशन मीन कि प्लांट्स जो हैं वो इटाइलेटेड हो जाएंगे कब, जब उन्हें आप विदाउट लाइट ग्रो करवाएंगे।
डायलेटेड का मतलब ये यहाँ पर पिक्चर में इंडिकेशन है कि दो प्लांट्स हमारे पास हैं। ये वाला जो है ये डायलेटेड प्लांट है, जिसमें आप प्लांट के स्टेम की लेंथ देखें तो वो एक्सट्रीमली लार्ज है और लीव्स उसके येलो हो चुके हुए हैं। जबकि एक नॉन डायलेटेड प्लांट है, इसमें जो लीव्स हैं वो ग्रीन ही है, जबकि स्टेम की लेंथ भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायलेटेड प्लांट किस तरह से अपना सिम्टम शो कर रहे हैं। नंबर 1 कि उनके स्टेम की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और इसका मतलब कि वो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाते हैं। नंबर 2, इसको कहा जाता है कि उनके इंटर नोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं। नंबर 2 में क्लोरोफिल की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो लाइट की एब्सेंस में ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड वन है क्लोरोसिस। ये जो क्लोरोसिस का प्रोसेस है ये किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है बेसिकली ये येलोइश ह्यू क्रिएट कर देती है। येलोइश ह्यू का मतलब है कि उसमें प्लांट के जो लीव्स हैं उनका कलर येलो हो जाएगा, और यानी वो प्रॉपरली क्लोरोफिल डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्लोरोसिस का नाम देते हैं। अगर रिटायलेशन में देखें तो कॉज था लाइट डेफिशिएंसी, जबकि क्लोरोसिस में अगर हम देखें तो वहाँ कॉज है शॉर्ट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अब वो कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर डेफिशिएंट हो तो प्लांट का कलर येलो हो जाता है, लीव्स का कलर, तो उसे हम क्लोरोसिस का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, येलो इन कलर हो चुके हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इटायोलेशन के अंदर लाइट के बगैर प्लांट ग्रो कर रहा है, और क्लोरोसिस के अंदर वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब अगर आप डिफेंस की बात करते हैं तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्स दे रहा है डिफरेंट पैथोजेंस को, उसका भी एक डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचाता है। प्लांट्स में अगर हम देखें तो डिफरेंट तरह के प्लांट पैथोजेंस हैं, जिनमें पहला वायरस है, इसी तरह बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, लाइकन्स हैं। लाइकन्स एज यू नो एल्गी एंड फंजाई की एसोसिएशन होती है। तो प्लांट पैथोजेंस जो हैं उनमें ये चारों ही मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां प्लांट्स में फैला रहे हैं। तो प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं कैसे, वो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें पहली एबनॉर्मेलिटी कैलस की वजह से होती है। कैलस क्या है? कैलस जो है वो वैसे तो हम अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल को कहते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल मीन कि उसमें प्लांट्स जो हैं वो वाउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो वाउंड क्रिएट होगा, इस वाउंड की वजह से अमरफस मटेरियल जो है वो डेवलप हो जाता है प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, उसके स्टेम के ऊपर। तो इसको हम नाम देते हैं कैलस का। अब ये जो कैलस है इसमें सेल्स हमेशा पुअरली और अनडिफ्रेंशिएटेड ही होते हैं, ठीक है। कैलस जो है वो वैसे हम कहते हैं कि प्लांट को जब हम आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो करवाते हैं तब भी कैलस फॉर्मेशन होती है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो प्लांट को जब कोई पैथोजन उसके अंदर एंटर होता है तब भी वो इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं अमरफस मटेरियल की डेवलपमेंट से, ठीक है। इसको भी कैलस का ही नाम दिया जाता है। अब यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो डिपिक्ट कर रहा है ये स्टेम है बेसिकली, और इस स्टेम के ऊपर ये मैस ऑफ सेल डेवलप हो गया जिसको हम कैलस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड आ जाता है गॉल। अब ये जो गॉल्स हैं ये इनमें ग्रोथ जो है प्लांट्स में वो इफ़ेक्ट होती है, और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ इन्वॉल्व है वो है पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो है बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो कैलस फॉर्मेशन होगी वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगी। इसमें आप देख सकते हो कि सेल्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेल्स फॉर्मेशन हो चुकी हुई है। तो कैलस ही बनता है, लेकिन पैरासाइट्स की वजह से यहाँ उसका नाम है। स्पेशली यहाँ पर हम डिज़ीज़ की बात करते हैं, क्राउन गॉल डिज़ीज़, जिसकी ये पिक्चर भी है, और इसमें जो बैक्टीरिया है वो इफ़ेक्ट करता है इसे, जिसे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन का नाम देते हैं। अब ये जो है ट्यूमर, ये जिस तरह इंसानों में ट्यूमर बनते हैं बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स में भी बनते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर ट्यूमर इंड्यूस हुआ है बैक्टीरिया की मदद से। इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक है और सर्केडियन रिदम्स हैं।
अब ये क्या होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम्स। हर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स दे रहा है। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लाइक डेज टाइड्स आती हैं, इसी तरह से ये जो है ये शूट टिप है, ठीक है। ये शूट टिप रिप्रेजेंट करिए एपिकल मेरिस्टेम को, यहाँ से प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। सिमिलरली ये जो दो मेरिस्टेम है लेटरल और एक्सिलरी, ये भी इन्वॉल्व होते हैं लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ में, साइड ब्रांचेस ग्रो करवाने में। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जाइलम फ्लोएम और कुछ और पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ये दोनों ही प्लांट की विड्थ को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी चौड़ाई इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह रूट में है एपिकल मेरिस्टेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, शूट में ऊपर की तरफ है और रूट में नीचे की तरफ है। इसका काम भी क्या है, प्लांट की रूट्स की लेंथ को इंक्रीज़ करना। तो ऑक्सिन दोनों रोल प्ले कर रहा है, सेल इनलार्जमेंट बिहाइंड एपिक्स और कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन को। इसी तरह अगर आप रूट में बात करें तो प्लांट जो है वो अब प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन इन रूट। ग्रोथ रूट की तभी होगी जब ऑक्सिन का लेवल लो होगा। अगर ऑक्सिन हायर कंसंट्रेशन में प्लांट को सप्लाई कर दिया जाए तो वो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल दी हुई जियोट्रॉपिज्म की। जियोट्रॉपिज्म मीन्स, जियोट्रॉपिज्म का मतलब है कि प्लांट की रूट का ग्रो करना टुवर्ड अर्थ, ग्रेविटी, टुवर्ड ग्रेविटी, ठीक है। तो ज़मीन की तरफ अगर प्लांट की रूट ग्रो कर रही है तो वो जियोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, या फिर अवे फ्रॉम ग्रेविटी होता है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो दोनों में आपने याद रखना है कि रूट की ग्रोथ अगर प्रमोट करवाना चाहते हैं तो लोअर ऑक्सिन होना चाहिए, अगर इनहिबिट करवाना चाहते हैं तो फिर हायर ऑक्सिन होना चाहिए। इसी तरह रूट के अंदर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, और रूट की कब ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, ड्यूरिंग कटिंग और कैलस फॉर्मेशन। अगर रूट के अंदर कैलस बन रहा है तो कैलस की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी ऑक्सिन से। इसी तरह अगर आपने किसी की रूट को कट करके दूसरे प्लांट के साथ लगाया हुआ है ताकि प्लांट ग्रो कर सके तो वहाँ पर भी ऑक्सिन का लेवल हाई होना ज़रूरी है। सिमिलरली एक नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सिन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है बर्ड्स के अंदर। बर्ड क्या होती है, ये बर्ड की डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई हुई है यहाँ पर। ये एपिकल और टर्मिनल बर्ड है, ये वाली जो है वो लेटरल बर्ड है, यानी जिससे साइड ब्रांचेस अराइज होती हैं। ये फ्लावर की भी हो सकती है, ये लीफ की बर्ड भी हो सकती है, ठीक है, यानी आउट ग्रोथ को हम बर्ड का नाम देते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो उसमें उसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल बर्ड के अंदर भी है, जो कि बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट कर रहा है शूट में। इसी तरह सम टाइम ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट भी देता है, और वो इफ़ेक्ट है अगेंस्ट साइटोकाइनिन एक्टिविटी। साइटोकाइनिन यानी बर्ड की ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करेगा और ये इनहिबिट कर देगा, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली बर्ड इनिशिएशन जो है वो ऑक्सिन प्रमोट ही करता है, उसको रोकता नहीं है। सिमिलरली और रोल्स अगर हम इसके स्टडी करें तो उसमें है कि ये प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को और फ्रूट की ग्रोथ को। व्हाट इज़ एपिकल डोमिनेंस? डायग्राम में अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक प्लांट है जिसमें ये एपिकल बर्ड मौजूद है टॉप पे शूट की। जब तक ये मौजूद है सारा ऑक्सिन यहीं रहेगा, तो उसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती रहेगी। जबकि आप ये लेटरल बर्ड्स देख रहे हो साइड वाली, ये ग्रो नहीं कर रही। दूसरे प्लांट को अगर आप देखें तो इस प्रोसेस को हम एपिकल डोमिनेंस का नाम देते हैं। जबकि दूसरे प्लांट्स को अगर हम देखें तो इस प्लांट के अंदर ये जो बेसिकली बर्ड इनिशिएशन जो है वो ऑक्सिन प्रमोट ही करता है, उसको रोकता नहीं है। सिमिलरली और रोल्स अगर हम इसके स्टडी करें तो उसमें है कि ये प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को और फ्रूट की ग्रोथ को। व्हाट इज़ एपिकल डोमिनेंस? डायग्राम में अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक प्लांट है जिसमें ये एपिकल बर्ड मौजूद है टॉप पे शूट की। जब तक ये मौजूद है सारा ऑक्सिन यहीं रहेगा, तो उसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती रहेगी। जबकि आप ये लेटरल बर्ड्स देख रहे हो साइड वाली, ये ग्रो नहीं कर रही। दूसरे प्लांट को अगर आप देखें तो इस प्रोसेस को हम एपिकल डोमिनेंस का नाम देते हैं।
जबकि दूसरे प्लांट्स को अगर हम देखें तो इस प्लांट के अंदर ये जो एपिकल बर्ड है वो हमने रिमूव कर दिया, ऊपर से उतार दिए, तो आप देखें लेटरल बर्ड्स ने ग्रो करना शुरू कर दिए। इसका मतलब जब तक एपिकल बर्ड रहेगी तब तक प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होगी, वही बर्ड ग्रो करेगी, लेटरल बर्ड ग्रो नहीं करेगी। जैसे ही एपिकल बर्ड रिमूव हुई, लेटरल बर्ड ने ग्रो करना शुरू किया, तो एपिकल बर्ड का होना, डोमिनेंट होना, ये कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रूट को एक नॉर्मल साइज़ तक होने में हेल्प करता है। इसी तरह समटाइम फ्रूट्स डेवलप हो रहे होते हैं सीडलेस फ्रूट विदाउट पार्थिनोकार्पी, यानी उसमें हमने किसी किस्म की कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई हुई होती, तो वो है पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रोथ ऑफ फ्रूट। इसी तरह लीव्स नेसेंस को ये डिले करता है। लीव्स नेसेंस का मतलब क्या है कि एजिंग का प्रोसेस होता है प्लांट्स में भी, प्लांट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। ये जो एजिंग है उसमें लीफ फॉल होना शुरू हो जाता है, फ्रूट टाइम से पहले गिर जाते हैं, तो ये लीव्स नेसेंस कहलाता है। यहाँ पर लीव्स नेसेंस की बात की, लीफ का टाइम से पहले गिर जाना येलो होकर। ठीक है, तो ये इनहिबिट कर रहा है एब्सीजन को। एब्सीजन का मतलब यही है कि लीफ का फॉल कर जाना या फ्रूट का ड्रॉप हो जाना। जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है, ये वाली जो पहली पिक्चर है, ये लीफ मेंटेनेंस फेज़ है। इसमें आप देखें सारा ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। इस पार्ट में ऑक्सीजन का होना लीफ को यंग रखता है और लीफ को कभी भी गिरने नहीं देता। सेकंड में देखें तो शेडिंग इंडक्शन फेज़ हो गई, ऑक्सीजन गायब होना शुरू हो गया इस पार्ट से, इथाइलिन आ गया जो कि इनहिबिटर था। और शेडिंग फेज़ में क्या हुआ कि यहीं से लीफ जो है वो कमज़ोर हो गया और यहीं से येलोइंग हुई है और ये लीफ गिर गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है लीफ एब्सीजन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की कमर्शियल एप्लीकेशन को देखें तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल है, जो कि केमिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डेवलप किए जब इंडोल एसिटिक एसिड की डेवलपमेंट हुई। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो वो बाद में वो बाद में डिस्कवर हुए थे, और सिंथेटिक ऑक्सीजन जो हैं वो इंडोल एसिटिक एसिड की निस्बत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं और ज़्यादा एक्टिव भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लिए, इनको तोड़ने के लिए प्लांट्स के पास कोई एंजाइम नहीं होता, तो ये अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की हमने बात की है। नंबर 1 NaA है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एक इंडोल प्रोपेनोइक एसिड भी है। ठीक है, ये फ्रूट सेट में हेल्पफुल है, फ्रूटिंग में हेल्प कर रहा है। फ्रूट का साइज़, पहले तो फ्रूट बनाता है फिर उसका साइज़ भी मेंटेन करता है। नंबर 2, सम टाइम अगर पार्थिनोकार्पी की हो रही है, यानी कि विदाउट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है, सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस फ्रूट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी सिंथेटिक ऑक्सीजन हेल्पफुल है। फिर एक है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलेक्टिव वीड्स हैं, वीड किलर्स, जो कि ब्रॉड लीव स्पीशीज़ जैसे डाइकॉट्स हैं उनको किल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीड, आपको पता है जड़ी बूटियाँ होती हैं जो आपकी क्रॉप्स के दरमियान में ग्रो कर देती है। जैसे आपने गंदम लगाई है तो वहाँ पर कोई चौड़े पत्तों वाला कोई प्लांट ग्रो कर गया है, तो जाहिर सी बात है उसको भी वाटर चाहिए, उसी ज़मीन में से उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो आपके प्लांट के साथ कम्पीट करेगा। तो फार्मर क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स को निकाल देते हैं। तो ये जो है इनको किल करने के लिए हम 2,4-D अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह सीरियल क्रॉप्स हैं और जो उनमें, और वैसे जो लॉन है वहाँ पर आप वीड्स को किल करने से वीड्स को एलिमिनेट करने के लिए, अपने क्रॉप को बचाने के लिए आप 2,4-D अप्लाई करते हैं, नहीं वीड किलर के काम कर रहे हैं। फिर इनहिबिट करेंगे स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़ जो है उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें लीफ जर्मिनेट करना शुरू कर जाते हैं, तो वो पोटैटोज़ ग्रीन इन कलर भी हो जाते हैं, तो उसको इनहिबिट करते हैं। 4th वन है कि प्रिवेंट करेगा प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को, यानी कि एब्सीजन को कम करते हैं। तो ऑक्सीजन का जनरल फंक्शन है ना कि वो एब्सीजन रोकता है, तो ये भी एब्सीजन ही को रोकेगा। ये एक डायग्राम है एम्ब्रियो सैक की, जो कि फ्रूट सेटिंग में हेल्पफुल होती है। हमने कहा नेचुरल फ्रूट सेट होगा, तो ये एक्सेल है, इस एक्सेल का पोलन के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देना, ये फ्रूट बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर
पार्थिनोकार्पी होगी तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ पोलन ग्रेन जो है वो ये ऑलरेडी 2n इन नंबर हैं, तो इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हुई होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या बना देंगे, ये डेवलप हो जाएंगे एक न्यू फ्रूट के अंदर। तो ये दो तरह के, एक नेचुरल फ्रूट सेट होता है और एक आर्टिफिशियल फ्रूट सेट होता है। नेचुरल में ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं पोलन ग्रेन से, एग भी और पोलर न्यूक्लियाई भी। पोलर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में जो फूड देता रहता है, और एग जाइगोट के अंदर जो बाद में फाइनली सीड बना देता है। जबकि पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो जस्ट सीडलेस फ्रूट्स बन रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। इसको हम आर्टिफिशियल फ्रूट सेट का नाम देते हैं। थैंक यू।